गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग यूलिसिस की अपनी पोयम कर रहे हैं। जैसा कि आपको अब तक पता चल गया है कि ये ड्रामेटिक मोनोलॉग है यूलिसिस की, जो अभी हमारी टेनिसन की पोयम है। तो इसमें यूलिसिस जो है, इसकी इमेज आप देख सकते हैं। ये बहुत पुराना ग्रीक सोल्जर, वॉरियर और साथ ही साथ ये राजा भी था। इथाका प्रदेश का ये राजा होता है। तो अब क्या है, अब हम करेंगे अपना स्टैंज़ा 3। वी विल बी स्टार्टिंग स्टैंज़ा 3, जिसके अंदर यूलिसिस क्या करता है। पिछले स्टैंज़ा में जैसे कि सेकंड में आप देख चुके हैं, वो अपने बेटे को, टेलीमेकस को, अपना राजपाट देने की बात करता है और ख़ुद जो है वो सी जर्नी पे और एडवेंचर पे जाने की बात करता है। तो अब क्या है, वो हमारा ध्यान आकर्षित करेगा इथाका के बंदरगाह की तरफ। Ulysses will focus our attention from his son to the port of Ithaca. इथाका द्वीप, इथाका जो है वो स्टार्टिंग के वीडियोस में भी मैं बता चुकी हूँ। जैसा कि आपको अब तक पता चल गया होगा कि वो क्या है, एक आइलैंड है, द्वीप है। और द्वीप है और वहाँ पे बंदरगाह है। बंदरगाह क्या चीज़ होती है, जहाँ से भाई जहाज या नाव वगैरह जो है वो आवागमन करते हैं, जैसा कि आप इमेज में देख सकते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, इस तरह का पहले कल्चर हुआ करता था। आज से सदियों पुरानी बात है ये। तो यूलिसिस हमारा ध्यान जो है वो इथाका के पोर्ट पे, बंदरगाह जो है उस पे आकर्षित करता है और कहेगा कि कैसे, मतलब जो नाव है वो तैयार हो रही है, जो एक नाव है या शिप है, जहाज है, वो तैयार हो रहा है। और वो एक्चुअली क्या करता है, अपने जो मैरिनर्स हैं, जो सोल्जर्स हैं, वो उनको मोटिवेट कर रहा है। ही इज़ मोटिवेटिंग दोज मैरिनर्स एंड सोल्जर्स कि भाई जिन्होंने who have supported him through thick and thin till this time. So he wants them to again go for sea journey and voyages again and explore the world despite the fact that they have grown old. They both have grown old. कि भाई उसको पता है कि भाई मैं भी, ये बाद में ये चीज़ ये खुद कहेगा कि तुम भी बूढ़े हो चुके हो, तुम लोग भी बूढ़े हो गए हो, मैं भी बूढ़ा हो गया हूँ। लेकिन बुढ़ापे की अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है और अपनी जिम्मेदारियाँ होती हैं। तो बुढ़ापे से घबरा करके हमको बैठना नहीं है। वो उनको मोटिवेट करता है। इस पूरे स्टैंज़ा में क्या करेगा, मोटिवेट करेगा कि भाई तुम भी क्या करो, मेरे साथ एडवेंचर पे, वोएज पे, जर्नी पे चलो। ठीक है, तो विल स्टार्ट आवर पोएम। ही सेज, देयर लाइज द पोर्ट, द वेसल पफ्स हर सेल, देयर ग्लूम द डार्क ब्रॉड सीज, my mariners, souls that have toiled and wrought and thought with me, that ever with a frolic welcome took the thunder and the sunshine and opposed free hearts, free foreheads. You and I are old. Old age hath yet his honor and his toil. ठीक है, तो यूलिसिस सेज देयर लाइज द पोर्ट, कि देखो वहाँ बंदरगाह है। इथाका के बंदरगाह की तरफ ध्यान आकर्षित करते हुए वो कहता है कि देयर लाइज द पोर्ट, ये रहा बंदरगाह। द वेसल पफ्स हर सेल, वेसल मीन्स यहाँ पे शिप ना, जहाज। पफ्स हर सेल, पफ्स हर सेल मीन्स कि वो तैयार होना, गेट रेडी, द गेट रेडी फॉर सेल। मतलब है कि शिप जो है, जहाज जो है, वो अपनी जर्नी के लिए तैयारी कर रहा है। अब पफ्स हर सेल का मतलब क्या है यहाँ पे, कि पहले जैसा कि आप इमेज में देख सकते हैं कि पहले जो जहाज होते थे वो कुछ इस प्रकार के हुआ करते थे, ऐसे। तो ये जो ऊपर का हिस्सा है, इसको क्या करना है, अभी तो चलो ये यहाँ पार्क करेंगे तो बात अलग है। इसको जब इनको जर्नी पे जाना होता था तो ये एक बड़ा सारा चादर जो है उस पर डाला करते थे। बहुत बड़ा सारा कपड़ा होता है, मोटा सा, उसको उस पर डालते हैं और हवा के दबाव से हवा उसमें भरती है, उस चादर में, है ना। तो पफ मतलब फूल जाना, जैसे कि हवा के दबाव से वो जो कपड़ा है बहुत ज़्यादा हैवी वेट का, बहुत बड़ा हुआ करता था और वो फूल जाता था पूरी तरह से एयर प्रेशर से। फिर वो आगे बढ़ता था और शिप उसके साथ साथ फिर आगे बढ़ती थी, पूरा का पूरा जहाज जैसे ऐसे आगे बढ़ता था। लेकिन अब ये यहाँ क्या कर रहा है, शिप को पर्सोनिफाई कर रहा है। ठीक है, ही सेज द वेसल पफ्स हर सेल, कि भाई शिप जो है खुद तैयार हो रही है जाने के लिए। जबकि ऐसा होता नहीं है, शिप स्वयं थोड़ी तैयार होती है, वो तो निर्जीव है ना। तो वो कैसे तैयार हो पाएगी, हवा जो है वो उस पर प्रेशर बनाती है, एयर प्रेशर से वो आगे बढ़ता है। तो यहाँ क्या है, ये पर्सोनिफिकेशन का फिगर ऑफ स्पीच यूज़ हो रहा है। ही इज़ पर्सोनिफाइंग द
वेसल दैट इज़ शिप। ठीक है, आई होप आपको समझ आ गया होगा ये। आगे बढ़ते हैं। The vessel puffs her sail, there gloom the dark broad seas. Then he says कि then he says there gloom the dark broad seas. अब dark broad seas क्यों कर रहा है ये कि भाई he says that ship is waiting for us and the endless sea is looking dark. डार्क ब्रॉड मतलब बहुत चौड़ा, एंडलेस जिसका कि कोई, अब सी के बारे में बात कर रहे हैं समुद्र, तो मतलब वो एंडलेस है, इट हैज़ नो लिमिट, कोई अनफैदमेबल है, हम उसका नाप नहीं सकते हैं। लुकिंग डार्क एज इफ इट इज़ कॉलिंग फॉर अस फॉर अ सी जर्नी so that we can go and get knowledge about the endless and limitless sea or the endless world. वह अपने नाविकों से कहता है, यूलिसेस अपने नाविकों से कहता है कि नाव हमारा बंदरगाह पर इंतज़ार कर रही है। ऐसा प्रतीत होता है कि अथाह सागर हमारी तरफ घूर रहा है, मानो चाह रहा हो कि हम समुद्री यात्राएं करें और इस अथाह सागर को जानें। अब द डार्क ब्रॉड सीज, यहाँ पे ये मेटाफर भी है, वी कैन रिलेट दिस टू द वर्ल्ड। ठीक है, अब क्योंकि यूलिसेस सारा टाइम तो यही इस पूरे पोएम का जस्ट यही है, समरी यही है, मेन जो सेंट्रल आइडिया है वो यही है कि इसको वर्ल्ड क्या करना है, एक्सप्लोर करना है, दुनिया को एक्सप्लोर करना है, नॉलेज गेन करनी है। तो यहाँ पे सी जो है वो वर्ल्ड से भी आप उसको मेटाफोरिकली सिम्बॉलिकली डील कर सकते हैं कि ये वर्ल्ड की बात कर रहा है कि देखो पूरा का पूरा संसार जो है वो हमारा वेट कर रहा है कि भाई हम आए जाने संसार को और नॉलेज गेन करें। ठीक है, देन ही सेज माई मेरिनर्स सोल्स दैट हैव टॉयल्ड एंड रॉट एंड थॉट विथ मी। नाउ वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग हियर, सिनेक्डकी नाम का एक फिगर ऑफ स्पीच होता है, शायद आप लोगों ने पहले पढ़ा हो, बट इसका मतलब चलिए क्या होता है कि एक कोई हिस्सा कवि क्या करेगा, किसी हिस्से का प्रयोग करेगा और वो हिस्सा पूरे वस्तु को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, या फिर उल्टा एक पूरी वस्तु का यूज़ करेगा कवि और वो पूरी वस्तु क्या करेगा, उस हिस्से को रिप्रेजेंट करेगा, उस हिस्से की बात करेगा। अब एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, जैसे कि कहते हैं चेक आउट माई न्यू व्हील्स, कि भाई मेरे नए व्हील्स को देखो। अब व्हील्स को देखो का मतलब क्या है, व्हील्स हेयर और बेसिकली रेफर्स टू कोई गाड़ी होगी, चाहे कार हो सकती है, बाइसाइकिल हो सकती है ना, या फिर कोई और ट्रक वगैरह भी, कुछ भी हो सकता है भाई जिसमें चक्के लगे हो, व्हील्स हो। तो व्हील्स अपने आप तो होता नहीं, तो अब यहाँ पे व्हील्स का प्रयोग किया जा रहा है टू रिप्रेजेंट द होल कार। हम मान के चलते हैं भाई कार है फॉर एग्जाम्पल, तो व्हील्स का प्रयोग किया जा रहा है टू रिप्रेजेंट अ होल कार। तो यहाँ पे क्या है, एक हिस्सा रिप्रेजेंट कर रहा है संपूर्ण वस्तु को। ठीक है, अब दूसरी तरफ से एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे न्यूयॉर्क टाइम्स प्रिंटेड अ स्टोरी। ठीक है, न्यूयॉर्क टाइम्स अखबार का नाम है, बहुत बड़ा अखबार है, उसने एक स्टोरी छापी। तो अब न्यूयॉर्क टाइम्स स्टोरी छापेगी, स्टोरी लिखना, कोई भी एक स्टोरी लिखना किसी एक जर्नलिस्ट का काम होता है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि भाई वो एक स्टोरी लिखी, ये उसको कवर करे। तो यहाँ क्या हो रहा है, पूरा का पूरी की पूरी वस्तु जो है वो एक पार्ट को, एक हिस्से को रिप्रेजेंट कर रही है, एक स्टोरी को रिप्रेजेंट कर रहा है पूरा का पूरा अखबार। ठीक है, तो इस चीज़ को, इस फिगर ऑफ स्पीच को क्या कहते हैं, सिनेक्डकी। अब ये आगे यूलिसेस हमारा कवि जो है टेनिसन, वो इसको यूज़ करता है। सोल्स दैट हैव टॉयल्ड एंड रॉट एंड थॉट विथ मी। सोल्स आत्मा जो मेरे साथ टॉयल्ड मतलब बहुत मेहनत करी है, रॉट परफॉर्म करना, काम करना, जिन्होंने मेरे साथ बहुत काम किया है, एंड थॉट विथ मी, और जिन्होंने मेरे साथ सोचा है, मतलब जिनकी सोच भी मेरे समान रही है। कहने का मतलब जिन्होंने हर कदम पे मेरा साथ दिया है, चाहे वो सोचने विचारने में हो, मतलब मेरी जो सोच रही, यूलिसेस कह रहा है, मेरी जो सोच रही उसमें मेरा साथ दिया,
जो मैंने काम किए उसमें मेरा साथ दिया, जो मैंने युद्ध लड़े या जो भी सी जर्नीज़ की, समुद्री यात्राएं की, बहुत बड़े बड़े काम किए, उन सब में मेरा साथ दिया, हर कदम पे मेरा साथ दिया उन आत्माओं ने। अब ये आत्माओं से किसको रेफर कर रहा है? दिस इज़ यूज्ड फॉर मैरिनर्स, ठीक है, जो उसके नाविक हैं, वो उसको उन लोगों को संबोधित करते हुए कह रहा है, सोल्स। तो अब सोल भाई बॉडी का तो एक हिस्सा ही होता है ना, जैसे आँख, नाक, कान, दिल, मस्तिष्क, उसी तरह से आत्मा भी एक हिस्सा ही हुई, ठीक है। तो हियर अ पार्ट इज़ यूज टू रिप्रेजेंट द होल बॉडी और अ होल ह्यूमन बीइंग, इसलिए यहाँ पे क्या है? सिनेक्टोकी, ठीक है, बिकॉज द पोएट यूजेस सोल्स। और मेटाफोर भी है कि मैरिनर्स को डायरेक्टली रिप्रेजेंट ना करके वो क्या कर रहा है? सोल्स बोल रहा है, एंड दिस इज़ यूज फॉर द मैरिनर्स ओनली, जैसा कि हम समझ सकते हैं, ठीक है। दैट एवर विद अ फ्रॉलिक वेलकम टुक द थंडर एंड द सनशाइन, दैट फ्रॉलिक मतलब वेरी हैप्पीली, वेरी चीयरफुली। और ये जो इन्होंने सारा मेरा साथ दिया, जो मेरे साथ रहे, ये जो भी आत्माएं थी, जितने जो आप लोग मेरे मैरिनर्स हो, मेरे सैनिक, मेरे नाविक हो, आप लोगों ने हर कदम पे मेरा साथ दिया, हर युद्ध में, हर कठिन परिश्रम में, हर कर्म में, है ना, हर यात्रा में, लेकिन वो आपने बहुत खुशी खुशी दिया। दैट एवर विद अ फ्रॉलिक वेलकम, बहुत अच्छे से मेरा सम्मान करते हुए, मुझे वेलकम करते हुए, हैप्पीली, चीयरफुली आपने मतलब ये साथ दिया, कभी कोई कंप्लेन आपने मुझे नहीं की। टुक द थंडर एंड द सनशाइन, अगेन थंडर एंड द सनशाइन मतलब, थंडर का मतलब मेटाफर है यहाँ पे। थंडर का मतलब, थंडर रिप्रेजेंट करता है बैड टाइम्स या डिफ़िकल्ट टाइम्स को, जो बुरा वक्त रहा, जो मुश्किल भरा वक्त रहा, कोई युद्ध रहा या बहुत बड़ी कोई समुद्री यात्रा में हम लोग फंस गए, कोई बहुत बड़ा तूफान आ गया और हेल स्टॉर्म वगैरह कुछ आ गया, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो कोई बहुत भयानक कठिन समय रहा, थंडर। एंड द सनशाइन, सनशाइन यहाँ रिप्रेजेंट कर रहा है हैप्पी टाइम्स को, गुड टाइम्स को, कि उस समय में भी तुम डटे रहे, तुमने मेरा का साथ दिया, चाहे वो अच्छा वक्त हो या चाहे वो बुरा वक्त हो, तुम हमेशा मेरे साथ खड़े रहे, सोच में, विचार में, कर्म में, है ना, शक्ति में मेरे साथ खड़े रहे और मेरा साथ दिया। एंड अपोज्ड फ्री हार्ट्स, फ्री फोरहेड्स, फ्री हार्ट्स, फ्री फोरहेड्स, अगेन मेटाफोर, दिस इज यूज फॉर द मैरिनर्स। फ्री हार्ट्स, खुले दिल से तुमने मेरा साथ दिया, खुले दिल से। फ्री फोरहेड्स, पूरे की पूरी कॉन्फिडेंस से, पूरे आत्मविश्वास से, पूरे मन से मेरा साथ दिया, दिमाग से भी, बुद्धि से भी, मतलब पूरा तुम हर तरफ से, मन से, तन से मेरे साथ रहे, दिल से मेरे साथ रहे और मेरा हर कदम पे, हर पल पे तुमने साथ दिया, चाहे वो मुश्किल भरा वक्त हो या हमारा कोई अच्छा वक्त हो। बहुत हमने साथ में मेहनत करी, बहुत बड़े बड़े युद्ध किए, समुद्री यात्राएं की, हर कदम पे तुम लोगों ने मेरा साथ दिया। फिर वो कहता है यू एंड आई आर ओल्ड, अब हम लोग क्या है? बूढ़े हो गए। ओल्ड एज हैथ येट हिज ऑनर एंड हिज टॉयल, अब यहाँ पे ओल्ड एज को पर्सोनिफाई कर रहा है कवि और कहता है कि बुढ़ापा जो है उसका अपना रिस्पेक्ट होती है। बुढ़ापा जब आता है तो उसकी अपनी इज्जत होती है, अभी बूढ़े व्यक्ति की समाज में इज्जत होती है, लेकिन उसके साथ उसकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है, जिम्मेदारियाँ भी होती हैं जो कि हमको निभानी है। अल्टीमेटली व्हाट ही वांट्स टू से इज़ ही वांट्स टू मोटिवेट, यूलिसेस वांट्स टू मोटिवेट द वॉरियर्स, द मैरिनर्स, ही वांट्स टू मोटिवेट द वॉरियर्स, द मैरिनर्स, कि भाई तुम ठीक है बूढ़े हो गए हो, मैं भी बूढ़ा हो गया हूँ, लेकिन अब हम बुढ़ापा हमारा आ गया है, लेकिन फिर भी हमारी कुछ जिम्मेदारियाँ हैं जिसको कि हमको क्या करना है? पूरा करना है। कौन सी जिम्मेदारी? वो हम आगे आने वाले वीडियोज़ में करेंगे, लेकिन अभी तो इस लाइंस में वो क्या करता है कि उनको मोटिवेट कर रहा है कि भाई बंदरगाह पे जो है शिप तैयार है और हमको वहाँ जाना चाहिए, हमको वहाँ जाना है, और जो हम पहले जैसा जीवन हमने एडवेंचर का और रिस्क उठाने का, हार्ड वर्क करने का जो हमने लिया है, वो आगे भी हम वही करेंगे। इसके लिए वो क्या कर रहा है? मोटिवेट कर रहा है। तो सारा आई हैव completed this part with all the important word meanings and the figures of speech, ठीक है।
तो आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड दिस। इससे आगे तो इसमें कुछ नहीं है। बाकी आई एम शेयरिंग PDF नोट्स इन द व्हाट्सएप ग्रुप मेंटेन्ड बाय द कॉलेज। तो अगर आप उससे जुड़ गए हैं तो ठीक है, नहीं तो फिर आप उससे जुड़िए और वहाँ पे आप ये PDF नोट्स ले सकते हैं। आप उसको कॉपी या तो फ़ोन पर ही पढ़िए, खुद ही नोट डाउन कर लीजिए, नहीं तो उसका एक प्रिंट निकलवा लीजिए। तो आपको उससे आगे कुछ और सर्च वर्च करने की आवश्यकता नहीं है। दैट इज़ द टोटल कंपाइलेशन ऑफ एवरीथिंग व्हाटएवर बिलोंग्स टू दिस पोएम, पर्टिकुलर पार्ट ऑफ दिस पोएम। ठीक है, वो हर वीडियो का है। तो प्लीज़ रेफ़र टू दिस और इसको आप सेल्फ स्टडी करिए, वापस से रीड करिए, तो आप समझ पाएंगे अच्छे से कि कवि क्या कहना चाह रहा है। टिल देन, थैंक यू।